आज हम 12th ज्योग्राफी अर्थात भूगोल का दूसरा चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि ये पढ़ेंगे। यदि आप लोग फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ पाए हैं तो हम पढ़ा चुके हैं और उसका क्वेश्चन आंसर भी करवा दिए हुए हैं। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। तो दूसरा चैप्टर बहुत ही अति आवश्यक है, इससे आपको ऑब्जेक्टिव के सारे क्वेश्चंस मिलते हैं। यदि आप बिहार बोर्ड का पूरा सिलेबस नहीं देख पाए हैं और ज्योग्राफी का भी सिलेबस नहीं देख पाए हैं तो सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। 12th ज्योग्राफी करके आप उस पर पूरा प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आप वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं। तो पूरा का पूरा ज़रूर देखिए, ठीक। और ये आप लोग मतलब जब पढ़ाई करते तो आपको पहले बोल देता हूँ, आप पूरा का पूरा पढ़ाई पूरा का पूरा वीडियो देखा कीजिए। ऐसे में आप अपने परीक्षा का तैयारी अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। पूरा का पूरा वीडियो हम जैसे हम आपको बोले हुए ना, हम आपको चैलेंज दिए हुए हैं ना, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आप मेरे चैनल के द्वारा से पूरा सब्जेक्ट में 100 में ऑब्जेक्टिव का जितना पूछा जाएगा पूरा, जैसे 35 का इसमें से मार्क्स पूछा जाएगा तो 35 में से 35 का आप जवाब दे पाएंगे। अगले बार का जो वहाँ पर 42 क्वेश्चन पूछा गया था ऑब्जेक्टिव का, उसमें से आपको 35 जवाब देना होता है। 42 में से मेरा मतलब कि 41 क्वेश्चन वहाँ पे मिल चुका था, जिसमें 41 में से आपको मतलब 35 का ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे आपको नहीं विश्वास हो रहा है तो वीडियो तो मैंने इस पर से चैनल पर से डिलीट तो नहीं किया, वहाँ सब वीडियो उस पर डाला हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, आप क्वेश्चन मिला सकते हैं। हमने मतलब क्रैश कोर्स करवाया था अगले साल, क्रैश कोर्स के माध्यम से हमने 3 महीना में एग्ज़ाम की तैयारी करवाया था और इस पर सबसे हाईएस्ट एग्ज़ाम लाया था 437, 431, 433 इस प्रकार से नंबर आया था, ठीक। ओनली मेरे चैनल के द्वारा 3 महीने में, ठीक। इसलिए आप लोगों को बोलते हैं जैसे हम बोल रहे हैं वैसे ही तैयारी कीजिए। सबसे पहले आज की कुछ ज्ञान सीख लेते हैं। क्या ज्ञान देख लीजिए क्या है। स्वर्ण से नहीं वरन केवल स्त्रियों और पुरुषों के एक राष्ट्र मजबूत और महान बनाता है। मतलब स्वर्ण से नहीं, सोना चांदी से नहीं, केवल स्त्री और पुरुष के एक राष्ट्र मजबूत और महान बनाता है। सत्य और सम्मान की खातिर जो डटे रहते हैं वह कष्ट झेलते रहते हैं। मतलब जो आप सत्य और सम्मान के खातिर आप हमेशा डटे रहेंगे और हमेशा तो मतलब कष्ट झेलते रहेंगे अर्थात मेहनत करते रहेंगे, तो वह या जब आप अन्य निद्रा मग्न होते हैं, जो साहस दिखाते जब अन्य भाग खड़े होते हैं, वही लोग राष्ट्र के स्तंभों में गहरी नींव डालते हैं और आकाश तक उसे उठाते हैं, ठीक। ये कुछ आज की बात है, आज के कुछ अनमोल वचन जिसको आप बोल सकते हैं। ये ज्योग्राफी पार्ट 2 में ये दिया हुआ है, ठीक। तो ये मतलब इसको किसने कहा था, तो इसको राल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। तो चलिए हम दूसरा चैप्टर में पढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी देश के निवासी हो या उसके वास्तविक धन होते, मतलब किसी भी देश के निवासी उस देश का वास्तविक धन होते हैं। यही लोग देश के संसाधनों का उपयोग करते हैं, देश के जो भी संसाधन है वही लोग देश के संसाधन का उपयोग करते हैं, उसकी नीतियाँ निर्धारित करते हैं और उसके नियम मतलब को उस नियम के अनुसार चलते हैं। अतः एक देश की पहचान उसके लोगों से होती है। मतलब कोई भी देश, जैसे भारत देश का पहचान भारत के लोगों से है, ठीक। यही जानना आवश्यक है कि किसी देश में कितनी स्त्रियाँ और कितने पुरुष हैं, ठीक। मतलब कोई देश में कितनी स्त्रियां हैं, कितनी पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे एक साल में जन्म लेते हैं, कितने बच्चे एक साल में मतलब मरते हैं, ये सब इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रतिवर्ष में कितने बच्चे जन्म लेते हैं, कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे मृत्यु होती है, क्या वे नगरों में रहते हैं, क्या वे गाँव में रहते हैं, क्या वे पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं, क्या वे काम कर सकते हैं, यही तत्व इस अध्याय में हम अच्छे तरीके से जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21वीं आपको इसमें मतलब कि अच्छे तरीके से आपको बस इसको सुनना है, ठीक। आपको नोट नहीं करना है, नोट करने के लिए बाद में आपको बोल ही देंगे। तो 21वीं शताब्दी के शुरुआत में विश्व की जनसंख्या 600 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी। मतलब 21वीं शताब्दी जब शुरू हुआ था तो उसकी जनसंख्या 600 करोड़ मतलब मापा गया था। यहाँ हम जनसंख्या के वितरण घनत्व को जाने मतलब उसके बारे में जानेंगे। पर अभी मतलब कि जनसंख्या बात करें तो विश्व में काफ़ी जनसंख्या बढ़ चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं विश्व की जनसंख्या असमान रूप से वितरित है।
मतलब कि बटा हुआ है। एशिया की जनसंख्या के संबंध में जॉर्ज बी क्रेसी की टिप्पणी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग और कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। मतलब कम स्थान पर बहुत अधिक लोग रहते हैं और कम स्थानों पर बहुत मतलब ज़्यादा स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं। ऐसा क्यों, इस चैप्टर में आप आसानी से जान पाएंगे। विश्व की जनसंख्या वितरण प्रारूप के संबंध में सत्य बताया गया। ठीक, विश्व की जनसंख्या के संबंध में इस मतलब कि चैप्टर में बताया गया और इस चैप्टर आसानी से पढ़ेंगे तो आप मतलब किसी भी वर्ष का मतलब जनसंख्या को आसानी से निर्धारित कर सकते हैं। कितने वर्ष में कितने बच्चे जन्म लिए, कितने मृत्यु हुए, आप आसानी से समझ पाएंगे, आसानी से आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं विश्व में जनसंख्या वितरण प्रारूप क्या होता है। तो यहाँ पे प्रारूप का अर्थ क्या होता है, तो प्रारूप का मतलब कि फॉर्मेट, जिसको मतलब आप बोल सकते हैं मतलब प्राथमिक रूप। मतलब विश्व में जनसंख्या वितरण के एक तरह के फॉर्मेट आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्या है, जनसंख्या वितरण घनत्व के प्रारूप हमें किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करती है। मतलब घनत्व मतलब उसका ठोसापन या घनापन, मतलब घनत्व मतलब कि कौन वर्ग में कितने लोग रहते हैं, ये घनत्व। ठीक, और वितरण आप समझ ही चुके हैं। तो जनसंख्या के वितरण घनत्व के प्रारूप में किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं को समझने में मदद करती है। जनसंख्या वितरण शब्द का अर्थ भूपृष्ठ पर लोग किस प्रकार वितरित इस बात से लगाया जाता है कि मोटे तौर पर विश्व की जनसंख्या 90% है। इसमें से 10% लगभग स्थल भाग में निवास कर सकते हैं। यहाँ पे आप समझ लीजिए जनसंख्या वितरण क्या है। तो जनसंख्या वितरण मतलब कितने क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, वही जनसंख्या वितरण हो गया। ये आपको मतलब कि 2 नंबर का प्रश्न पूछ सकता है और 1 नंबर का प्रश्न में भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर जनसंख्या वितरण आप समझ गए हैं। विश्व के 10 सर्वाधिक आबाद देश मतलब आबादी वाले देशों में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवासी रहते हैं। इन देशों में 6 एशिया में अवस्थित है। एशिया के इन 6 देशों की पहचान यहाँ पे आप देख सकते हैं। एशिया में 6 देश रहते हैं, जिनमें से यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे चीन, भारत, मतलब कि उत्तर मतलब कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, यहाँ पे CIS, बांग्लादेश, जापान, नाइजीरिया, ये सब मतलब कि क्या है, तो ये यूरोप की यहाँ पे एशिया के 6 देशों की यहाँ पे दिया हुआ जनसंख्या वितरण और किसमें कितना % लोग रहते हैं। यहाँ पर चीन में देख सकते हैं, यहाँ पर 127.76 इतना लोग मतलब कि लगभग इतना करोड़ जनसंख्या है। इसका भारत की इतना जनसंख्या 102, ये 2011 की जनगणना के अनुसार हम बता रहे हैं। तो ये सब है। उसके बाद यहाँ पे अब हम जानते हैं जनसंख्या घनत्व क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए। जनसंख्या घनत्व क्या है, तो जनसंख्या घनत्व मतलब कि घनत्व मतलब घनापन, मतलब कितना क्षेत्र में कितना लोग रहते हैं, यही घनत्व। भूमि की प्रत्येक इकाई में उस पर रह रहे लोगों की पोषण सीमित होती है। ठीक है, मतलब जितना भूमि है उस पर कितना लोग रहते हैं, कितना का पोषण होता है, वह सीमित होता है। अतः आप लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच अनुपात को समझना आवश्यक है। ठीक, यही अनुपात जनसंख्या घनत्व कहलाते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि लोगों की संख्या और भूमि के आकार के बीच का अनुपात, मतलब कि मान लीजिए कि जैसे 1 किलोमीटर भूमि है, उस पर कितना लोग रहते हैं, वही जनसंख्या घनत्व का अनुपात हो गया। यह सामान्यतः प्रति वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले व्यक्तियों में मापा जाता है। मतलब 1 किलोमीटर में कितना लोग रहते हैं, अधिकतर इसको मापा जाता है। मतलब कि ये फार्मूला जनसंख्या घनत्व बराबर क्या होता है, जनसंख्या बट्टा क्षेत्रफल। मतलब जनसंख्या घनत्व अर्थात जनसंख्या 1 किलोमीटर में कितना जनसंख्या मतलब कितने लोग रहते हैं और 1 किलोमीटर का कितने क्षेत्रफल है, उस पर देने के बाद जितना आएगा वो आपका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए मतलब ये मान लीजिए प्रदेश का क्षेत्रफल है। ठीक, मतलब 100 वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या, ये 100 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या उसका लगभग 1,50,000 है। मतलब 1.5 लाख आदमी है। जनसंख्या का घनत्व इस प्रकार से निकाला जा सकता है। मतलब घनत्व दे देंगे और 1.5 लाख जो आदमी है, यहाँ पे जो जनसंख्या तो 1.5 लाख आदमी दे दिए और क्षेत्रफल उसका 100 किलोमीटर ले लिए। ठीक, 100 किलोमीटर। अब इसको यहाँ से ये 0 से ये 0 काट दिए तो कितना बचा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना, तो 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अर्थात 1 किलोमीटर में 1500 व्यक्ति रहते हैं। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे जनसंख्या घनत्व निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ ये बात आप समझ गए होंगे।
इसलिए इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये विश्व के सघन मतलब जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या अब मतलब निवास करते हैं, ज़्यादा जनसंख्या वाले लोग रहते हैं, जिन्हें प्रति वर्ग किलोमीटर में 200 से अधिक व्यक्ति निवास करते, मतलब 1 किलोमीटर पर कम से कम 200 व्यक्ति निवास करते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका का उत्तरी पूर्वी भाग, यूरोप का उत्तर दक्षिणी पश्चिमी भाग, तथा दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया का भाग है। इस भाग में अधिकतर से 1 किलोमीटर पर 200 कम से कम अधिक मतलब उससे 200 से अधिक व्यक्ति निवास करते हैं। उत्तरी और दक्षिण ध्रुवों के निकट उष्ण और शीत मरुस्थल और विषुवत रेखा क्या कहते हैं कि उत्तर, ठीक, और यहाँ पे उत्तर और दक्षिण जो ये सीधी रेखा में दोनों को मतलब जो काटती है सीधी रेखा में, उसको विषुवत रेखा कहते हैं, ठीक। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के निकट उष्ण और शीत मरुस्थल और विषुवत रेखा के निकट ऊंचे वर्षा एवं अन्य क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व अधिक कम है। ये विश्व के विरल मतलब कि खाली मतलब कम जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं कहलाते हैं, जनसंख्या वाले प्रदेश है, जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर पर एक व्यक्ति भी कम लोग मतलब 1 किलोमीटर में कहीं कहीं एक ही व्यक्ति पाया जाता है। ये बहुत विरल मतलब खाली वाले जन मतलब विषुवत रेखा वाला क्षेत्र जो भी है उत्तर से मतलब ये दक्षिण तक, ये अधिक विरल जनसंख्या वाले, कहीं कहीं बहुत जगह ऐसा देखा जाता है और ऐसा है कि 1 किलोमीटर में कहीं कहीं एक ही लोग निवास कर पाते हैं। इन दो प्रकार के क्षेत्रों के बीच मध्यम घनत्व के क्षेत्र है। इन दोनों प्रकार के बीच क्या है, मध्यम के क्षेत्र हैं। इनमें वीडियो लंबा भी हो सकता है और ये पार्ट 1 है इसका। इनमें जनसंख्या घनत्व 11 से 50 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाए जाते हैं इस क्षेत्र में, वही वाला जो विरल वाला। एशिया में पश्चिम चीन मतलब कि एशिया में पश्चिमी चीन, दक्षिण भारत तथा यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन ऐसे क्षेत्र के कुछ उदाहरण हैं, ठीक। यहाँ पे नक्शा में भी देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या 200 से अधिक है, तो जिसमें जो भी जनसंख्या में 200 से अधिक लोग निवास करते हैं तो उसको गाढ़ा मतलब बोल्ड कलर से यहाँ पर देख सकते हैं, ये बीच में दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ, ये सब दिया हुआ, तो ये सब ये क्या हुआ, ये सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। इसी तरह यहाँ पर जो 51 से यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 51 से 200 है तो हल्का कम से गाढ़ा है, जैसे यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ जो ये गाढ़ा है, ये क्या है 51 से 200 वर्ग यहाँ पर लोग रहते हैं। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या कि 11 से 50 जो वर्ग में लोग रहते हैं, तो यहाँ पे ये हल्का सा है, जैसे ये हुआ। इसी प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं ये हो गया, तो यहाँ पे ये हो गया, तो ये सब कुछ क्षेत्र है, आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आसानी से देख सकते हैं, समझ लीजिए। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव में मतलब पूछा जाएगा, बताएंगे कैसे किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछता है। उसके बाद यहाँ पे आप समझ जाइए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसमें से क्वेश्चन मतलब कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव में आता है। यदि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे तो आप मतलब कि आपको क्वेश्चन आंसर याद करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगा। और ये नहीं रहेगा, आप पूरा चैप्टर पहले मतलब अच्छे से समझिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे तब पता चलेगा हाँ क्या हमने समझा। तो यहाँ पर जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले मुख्यतः 3 कारक हम देखेंगे। पहला भौगोलिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक और तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। जिसमें भौगोलिक कारक में जैसे आ जाता है जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मुद्राएं, ये 4 कारक आ जाएगा। आर्थिक कारक में आपको यहाँ पे कम से कम 3 कारक आपको पढ़ाऊंगा। पहला खनिज, दूसरा नागरीकरण, तीसरा औद्योगिकरण और सामाजिक कारण यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो ये सब कुछ कारण है। तो यहाँ पे पहला भौगोलिक कारण में आपको बोले हैं क्या, जल की उपलब्धता, भू आकृति, मतलब ये जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। किस प्रकार से प्रभावित करते हैं इसको भी आप आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे भौगोलिक कारक, पहला क्या है भौगोलिक कारक। भौगोलिक कारक में 4 कारक आप बताए हैं, जिसमें से जल की उपलब्धता। देख लीजिए, हम सिंपल सी भाषा में बता देते हैं। जल की उपलब्धता, जहाँ मतलब कि जल अधिक रहते हैं तो वहाँ पर लोग मतलब कि जाकर मतलब प्रवास मतलब कि वहाँ पर रहते हैं। और जहाँ पर जल की कमी रहते हैं वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं ना, सिंपल सी बात है। तो ये इस प्रकार से भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता के कारण मतलब कि लोग प्रभावित होते हैं, ठीक।
ये पहला बता दिए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जल जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, अतः लोग उन क्षेत्रों में बसने वाले प्राथमिक लोग रहते हैं। तो उस क्षेत्र में मतलब प्राथमिक लोग रहते हैं जहाँ जल आसानी से उपलब्ध होता है। जल का उपयोग पीने, नहाने, भोजन बनाने के साथ साथ पशुओं, फसलों, उद्योग और नौ संचालन में किया जाता है। यही कारण कि नदियाँ घाटी विश्व के सबसे अधिक सघन वाले नदी आप देखेंगे जहाँ नदी रहेंगे, नदी के तट पर अधिक से अधिक जनसंख्या अर्थात सघन रहेंगे, वहाँ पर ज़्यादा आबादी रहते हैं। और जहाँ पर जल की कमी रहती है वहाँ पर कम सम लोग रहते हैं। तो पहला कारक क्या है, मतलब कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला, तो भौगोलिक कारक में जल की उपलब्धता। दूसरा भू आकृति। भू आकृति क्या है, तो मतलब कि जहाँ भू आकृति कहने का मतलब जहाँ ज़मीन अच्छे तरह मतलब जहाँ पर आसानी से खेती हो पाएगा, तो वहाँ पे अधिक से अधिक लोग वहाँ पर जाकर निवास करते हैं। जहाँ की भूमि बंजर हो, मतलब कठोर हो, पत्थरीला हो, तो जैसे पहाड़ी क्षेत्रों पे कम सम लोग देखेंगे। और जहाँ पे मतलब कि पठार रहेंगे तो वहाँ पर लोग देख पाएंगे। मैदानी क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग रहते हैं। तो ये दूसरा भू आकृति है। भू आकृति क्या है, तो लोग समतल मैदानों में मंद ढालों पर बसने को वरीयता देते हैं, मतलब मंद यथार्थ मैदानों भाग में वहाँ पर लोग रहते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे क्षेत्र में फसलों के उत्पादन, सड़क के निर्माण, उद्योगों के लिए अनुकूल होते हैं। पर्वतीय और पहाड़ी क्षेत्र में परिवहन तंत्र के विकास में अवरोधक है। मतलब क्या है, तो मैदानी क्षेत्र में आसानी से फसल की या मतलब खेती बाड़ी कर सकता है, मतलब सड़क का निर्माण कर सकता है, उद्योग लगा सकता है। पर पर्वतीय क्षेत्र में अर्थात पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रारंभ में कृषिगत और औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल नहीं होते, अतः इन क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। पहाड़ी वाले क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों में कम जनसंख्या पाई जाती है। गंगा के मैदान विश्व के सर्वाधिक सघन वाले क्षेत्र है। गंगा के मैदान है उसमें अधिक जनसंख्या अर्थात सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, जबकि हिमालय के पर्वतीय भाग में बहुत कम अर्थात विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे पहला दूसरा अब कारण भू आकृति देख ली। तीसरा जलवायु। वहाँ पे जलवायु क्या है, तो मानसून जिसको बोल सकते हैं, जहाँ पर अधिक गर्मी पड़ेगा, हमेशा गर्मी पड़ेगा, उस क्षेत्र में बहुत कम लोग रहते हैं। जहाँ पर मानसून मतलब ठंडी, गर्मी, मतलब बरसात, ये सभी अर्थात अपने अपने मतलब समय के अनुसार होता है, वहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं अति उष्ण अथवा ठंडे मरुस्थल की विश्व जलवायु मानव बचाव के लिए असुविधाजनक है। जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी है, मतलब कश्मीर में देख सकते हैं तो वहाँ पे बहुत ठंडी है, तो वहाँ पर विरल जनसंख्या वाले हैं। ठीक, और सुविधाजनक होती है, मतलब क्या हुआ, असुविधाजनक होती है। पर सुविधाजनक जलवायु वाले क्षेत्र जिसमें अधिक मौसमी परिवर्तन नहीं होते, मतलब वहाँ मौसम ज़्यादा परिवर्तन होते, गर्मी थोड़ा रहते हैं, ठंडी कम रहते हैं, वहाँ अधिक लोग आकर्षित होते, मतलब अधिक लोग जाते हैं। अधिक वर्षा अथवा विषम रुक्ष जलवायु के क्षेत्र में कम जनसंख्या पाई जाती है। जहाँ अधिक वर्षा, हमेशा वर्षा होते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में कम लोग निवास करते हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेश सुखद जलवायु के इतिहास के आरंभिक कालों से बचे हुए हैं। तो ये जलवायु अब समझ गए। अब यहाँ पर अगला मृदाएँ समझिए। मृदाएँ क्या है, तो वहाँ की अधिक मिट्टी, जहाँ की मिट्टी अधिक बढ़िया रहेगा वहाँ पर ज़्यादा लोग रहते हैं, जहाँ की मिट्टी बढ़िया नहीं रहेगा वहाँ पर कम लोग रहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं उपजाऊ मिट्टी कृषि इससे संबंधित क्रियाएँ के लिए महत्वपूर्ण, इसलिए उपजाऊ दोमट मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। जहाँ पर दोमट मिट्टी है, काला मिट्टी है, वहाँ पर आसानी से खेती किया जा सकता है, इसलिए वहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं। सघन वाले क्षेत्र, क्योंकि वहाँ की मृदा गहन कृषि का आधार बनती है। गहन कृषि किसको कहते हैं, तो गहन कृषि मतलब कि कम भूमि में अधिक फसल उगाया जाता है, उसको गहन कृषि कहते हैं। ठीक, गहन कृषि किसको कहते हैं, जहाँ कम मतलब खेती में कम जगह पे अधिक खेती उपजाया जाता है, अधिक प्रकार की खेती फसल उपजाया जाता है, उसको गहन कृषि कहते हैं। ठीक, क्या भारत के उन क्षेत्र के नाम बता सकते हैं जहां कम उपजाऊ मृदा के कारण विरल जनसंख्या पाई जाती है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। उसका अगला बात है आर्थिक खनिज। आर्थिक खनिज क्या है, मतलब आर्थिक कारक में दूसरा कारक क्या है, पहला भौगोलिक कारक आप यहाँ पे पढ़ लिए, जलवायु मतलब कि जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मृदाएँ, और दूसरा है आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में आपको तीन प्रकार से पढ़ना होगा, खनिज, दूसरा नगरीकरण, तीसरा औद्योगिकरण। आर्थिक कारक में पहला क्या है, खनिज। खनिज निष्पेक्षों में युक्त क्षेत्र उद्योगों को आकृष्ट करते हैं। खनन और औद्योगिक गतिविधियां कहाँ गया, हाँ, रोजगार उत्पन्न करते हैं, अतः कुशल एवं अर्धकुशल कर्मी इन क्षेत्रों में पहुंचते हैं और जनसंख्या और सघन बना देते हैं। अफ्रीका की कटांग, जम्बिया, तंबा पेटी इसका एक अच्छा उदाहरण है।
कहने का मतलब आर्थिक कारक में पहला खनिज, मतलब जहाँ पे मतलब अधिक मतलब खनिज, जैसे यहाँ पे सोना चांदी कोयला पेट्रोलियम जहाँ ज़्यादा उत्पादन होता है वहाँ लोग ज़्यादा मतलब जाते हैं, मतलब काम या रोज़गार के थ्रू वहाँ पर जनसंख्या मतलब कुछ बैठने लग, चूँकि वहाँ रोज़गार के अवसर मिलता है, और जहाँ ये सब नहीं होता है वहाँ कम जनसंख्या पाया जाता है। दूसरा है नगरीकरण। ठीक, क्या है आर्थिक कार्य में दूसरा नगरीकरण। नगरीकरण क्या है? नगर रोजगार के बेहतर अवसर, शैक्षणिक व चिकित्सक संबंधी सुविधाएं तथा परिवहन संचार के बेहतर साधन प्रस्तुत करना। अच्छी नागरिक सुविधाएं एवं नगरीय जीवन के आकर्षक लोगों को नगरों की ओर खींचते हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के नगरीय क्षेत्रों में प्रवास करते हैं और नगर आकार में बढ़ जाते हैं। विश्व की विराट नगर प्रति वर्ष बड़ी जनसंख्या में प्रवासियों को निरंतर आकर्षित करते। कहने का मतलब क्या है? दूसरा नगरीकरण। नगरीकरण मतलब जहाँ अधिक मतलब अच्छा रोजगार मिल जाए, अच्छी मतलब शिक्षा मिल जाए, मतलब अच्छी मतलब वहाँ चिकित्सा मिल जाए, पढ़ाई लिखाई के साधन मिल जाए, ठीक, वहाँ की अच्छे परिवहन संचार मिल जाए, तो वहाँ के लोग अधिक मतलब कि वहाँ पर अधिक लोग रहते हैं। जहाँ ये सब मतलब अच्छा सुविधा मतलब शिक्षा का ना मिले, ना रोज़गार का मिले, तो ऐसा क्यों? जैसे अपना बिहार की बात करें तो बिहार में मान लीजिए शिक्षा का उतना भी नहीं है, पर थोड़ा मोड़ा ठीक है, पर यहाँ रोज़गार नहीं है, तो यहाँ का बिहार का लोग क्या जाते हैं, मुंबई दिल्ली जाते कमाने के लिए, रोज़गार करने के लिए। क्यों? नगर में जाते हैं ना, तो इसलिए मतलब कि वहाँ पे एक दूसरे से मतलब एक जगह से दूसरे जगह मतलब प्रवास लोग करते हैं। ठीक, तो यही हो गया नगरीकरण। तो जहाँ मतलब जहाँ रोजगार, शिक्षा, सुविधा मतलब परिवहन, चिकित्सा का ये सब सभी साधन मिले, वहाँ सघन मतलब अर्थात बहुत लोग रहते हैं। जहाँ ये सब नहीं मिलता वहाँ कम लोग रहते हैं। तो नगरीकरण समझ गए। इसी प्रकार औद्योगिकरण। औद्योगिकरण क्या है? औद्योगिक पेटियाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है, बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करती है। इनमें केवल कारखाने में श्रमिक ही नहीं बल्कि परिवहन परिचालक, दुकानदार, बैंक कर्मी, डॉक्टर, अध्यापक तथा अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाले भी होते हैं। जापान का कोबो कोसांग का प्रदेश अनेक उद्योगों की उपस्थिति के कारण सघन बसा हुआ। मतलब औद्योगिकरण जहाँ अधिक रोजगार मिलता है, मतलब जहाँ मतलब कि अधिक कारखाना हो जाए तो वहाँ लोग मतलब कि अधिक लोग जाते हैं। जैसे मुंबई की बात करें, हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो वहाँ अधिक उद्योग है। ठीक, औद्योगिकरण वहाँ बहुत काफ़ी मात्रा में। और यहाँ बिहार की बात करें, यहाँ नहीं है, तो यहाँ के लोग मतलब कम सौ लोग रहते हैं। जहाँ ज़्यादा हैं तो वहाँ अधिक से अधिक मतलब कि जाते हैं लोग, प्रवासी लोग। तो ये सब कुछ कारण है। तीसरा क्या है? सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्या है? सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण। मतलब जहाँ का समाज अच्छा रहेगा, जहाँ की संस्कृति अच्छा रहेगा, वहाँ पर अधिक लोग निवास करते हैं। जहाँ की सामाजिक और संस्कृति कम मतलब कि संस्कृति वहाँ का अच्छा नहीं है, सामाजिक अच्छा नहीं है, तो वहाँ पर कम लोग निवास करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? कुछ स्थान धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व के कारण अधिक लोगों को आकर्षित करते हैं। ठीक इसी प्रकार लोग उन क्षेत्रों में छोड़कर चले जाते हैं जहाँ सामाजिक और राजनीतिक अशांति होती है। कई बार सरकारें लोगों को भीड़ जनसंख्या वाले क्षेत्रों में बसने अथवा भीड़ भाड़ वाले स्थानों से चले जाने की प्रोत्साहन देते रहते हैं। तो ये अपनी मतलब ये सब पॉइंट समझ गए। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? तो आप यहाँ पे 3 कारक बता सकते हैं: भौगोलिक कारक, आर्थिक कारक और सामाजिक और सांस्कृतिक कारक। जिसमें भौगोलिक कारक में 4 कारक आते हैं: जल की उपलब्धता, भू आकृति, जलवायु, मुद्राएं। आर्थिक कारक में क्या है? खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण, और तीसरा है सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण। समझ गए हों। आप जानते हैं जनसंख्या वृद्धि क्या है? ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन, मतलब जनसंख्या वृद्धि क्या मतलब जनसंख्या किस वर्ष में कितना वृद्धि हुआ, कितना कम हुआ, इसके बारे में जानेंगे। पहले इसमें जनसंख्या वृद्धि के बारे में जानते हैं। मतलब जनसंख्या वृद्धि अथवा जनसंख्या परिवर्तन का अभिप्राय किसी क्षेत्र में किसी समय में किसी निश्चित अवधि के दौरान बचे हुए लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन है। मतलब कि जनसंख्या वृद्धि अर्थात जनसंख्या परिवर्तन मतलब किसी क्षेत्र में अर्थात किसी जगह पर किसी निश्चित समय में, मतलब किसी क्षेत्र में किसी निश्चित समय में, मान लीजिए कोई क्षेत्र बात करें, मान लीजिए हम बिहार ही की बात, पूरा बिहार की बात करें तो एक बिहार मतलब किसी बिहार क्षेत्र में मतलब अवधि की बात करें तो 2020 में कितने लोग मतलब कि उसमें कितने लोगों की जनसंख्या में परिवर्तन हुआ, कितने लोग मरे हैं, कितने लोग मतलब कि उससे ज़्यादा जन्म लिए हैं। तो हम ये मतलब सबसे ज़्यादा कितना वृद्धि हुआ, ये जनसंख्या वृद्धि हुआ। ठीक, अच्छे तरीके से आप बाद में समझ पाएंगे।
या परिवर्तन धनात्मक हो सकता है और ऋणात्मक ही हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है, मतलब ज़्यादा लोग जन्म भी लिए होंगे और ज़्यादा मतलब कम लोग मतलब कि मरे भी होंगे, या ज़्यादा मरे होंगे तो कम जन्म लिए होंगे, मतलब धनात्मक और ऋणात्मक ये हो सकता है। इसे निरपेक्ष संख्या अथवा प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। मतलब क्या है, उसे प्रतिशत के रूप में या निरपेक्ष संख्या के रूप में ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उत्थान, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की महत्वपूर्ण सूचक है। मतलब जनसंख्या परिवर्तन क्या है, किसी क्षेत्र की आर्थिक प्रगति, मतलब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो उसका आर्थिक प्रगति होगी, सामाजिक मतलब समाज में उत्थान होगा, समाज बड़ा होगा, इतिहास मतलब उसका इतिहास बड़ा होगा, उसका सांस्कृतिक अलग होगा। ठीक, तो ये जनसंख्या वृद्धि हो गया। अब यहाँ पर जानिए जनसंख्या भूगोल की आधारभूत संरचना, जनसंख्या की आधारभूत संरचना है। पहले जनसंख्या वृद्धि जानिए। समय में दो अंतराल के बीच एक क्षेत्र विशेष में होने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। मतलब जनसंख्या वृद्धि क्या है कि समय के दो अंतराल के बीच, मतलब समय के बीच एक समय मतलब एक क्षेत्र विशेष में रहने वाली जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। मतलब जनसंख्या परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहते हैं, सिंपल सी बात। यह धनात्मक ऋणात्मक दोनों हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हम भारत में बात करें तो 1991 की जनसंख्या जो कि जनगणना हुआ जनसंख्या का, तो उसका कितना था, 1991 की बात करें तो 84.6 करोड़। 2001 की बात करें तो 102.71 करोड़। अब बात यहाँ पर समझ लीजिए, क्या 1991 में कितना बढ़ा, 84 करोड़ था, और 2011 में मतलब 11 जनसंख्या मतलब जनगणना क्या होता है, तो ये जनगणना किस में मतलब 10 साल के बाद होता है। ठीक, तो 10 साल में 84 करोड़ से कितना हो गया, भारत की बात करें तो 102 करोड़ हो गया, और 2011 की बात करें तो कितना 133 करोड़ हो गया। ठीक ना, मतलब मिला जुला कर 2011 की बात करें तो लगभग इतना बात। अभी 2021 की जनगणना होने वाला, 2021 वाला 11 के बाद 21 होगा ना 10 साल के बाद, तो यहाँ पे 2021 में होने वाला। अभी मतलब पेंडेमिक के कारण अभी रुका हुआ है, इसलिए तो जनगणना का फर्स्ट के चरण भी हो चुका है, सेकेंड और थर्ड चरण 2 चरण और होने को बाकी है। तो उसमें आप देख पाएंगे वहाँ पर कितने करोड़ भारत में बढ़ चुका है। तो ये क्या हुआ, इसमें परिवर्तन हुआ, तो ये जनसंख्या वृद्धि हुआ। ठीक, तो ये वास्तविक, इससे क्या है, वास्तविक जनसंख्या पता चलता है। इसी तरह जनसंख्या वृद्धि की दर बात करें तो यह जनसंख्या परिवर्तन में जो प्रतिशत व्यक्त होती है उसे दर कहते हैं। मतलब जनसंख्या वृद्धि की दर मतलब प्रतिशत जो हुआ वही दर कहलाया। मतलब यह जनसंख्या परिवर्तन में जो प्रतिशत व्यक्त किया जाता है उसे जनसंख्या वृद्धि दर कहते हैं। इसी तरह जनसंख्या प्राकृतिक वृद्धि किसे कहते हैं, तो किसी क्षेत्र विशेष में 2 समय अंतरालों में जन्म और मृत्यु के अंतर बढ़ने वाली जनसंख्या को उस क्षेत्र की प्राकृतिक विधि कहते हैं। अर्थात प्राकृतिक विधि बराबर क्या होता है, जन्म माइनस मृत्यु। अर्थात कितने एक साल में कितने बच्चे जन्म मतलब कितने लोग मृत्यु हुए और कितने लोग मरे हैं। मान लीजिए एक साल की बात करें तो एक साल में मान लीजिए 1000 बच्चे मतलब कि जन्म लिए हैं, उसमें से 800 बच्चे मर गए हैं। ठीक, तो उसमें से 200 बचा, तो ये क्या हुआ, अधिक लोग मरे, तो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि हो गया। इसी प्रकार यहाँ पे आप समझ सकते जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि या वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि अर्थात जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे अप्रवास का मतलब कितने लोग अपना मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में गए, यह प्रवास हो गया। और एक होता उत्प्रवास, मतलब एक देश से दूसरे देश में कितने लोग गए, अर्थात दूसरे देश से एक देश में कितने लोग आए हैं, वह हो गया उत्प्रवास। समझ गए, उत्प्रवास अप्रवास के कारण। तो मतलब क्या है, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि क्या है, तो यह क्या है, यह वृद्धि तब होती है जब वास्तविक वृद्धि बराबर जन्म माइनस मृत्यु प्लस अप्रवास माइनस उत्प्रवास। ठीक, आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं, इतना समझा आप 12th की विद्यार्थी आप आसानी से समझ सकते हैं। उसका क्या, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि वृद्धि क्या है, जब या तब होती है जब 2 समय अंतरालों के बीच जन्म दर तथा मृत्यु दर से अधिक होता है। मतलब जितना बच्चा जन्म लिया, मान लीजिए 100 बच्चा मरा और वहाँ 200 बच्चा जन्म लिया, तो क्या हुआ, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि हो गया, सिंपल सी बात। तो या अन्य देशों में यह अस्थायी रूप से उस देश के प्रवासी मतलब कर जाएंगे। मतलब ये जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि आप समझ गए होंगे। उसका जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि क्या है, तो मतलब मान लीजिए 100 बच्चा जन्म लिया और जिसमें से मतलब
90 को बच्चा मर गया, 10 ही को बच्चा जीवित रहा, तो ये क्या हुआ, तो ये ऋणात्मक वृद्धि हुआ। मतलब यदि 2 समय अंतराल के बीच जनसंख्या कम हो जाए तो उसे जनसंख्या को ऋणात्मक वृद्धि कहते हैं। यह तब होती है जब जन्म दर तथा मृत्यु दर से कम होती है अथवा लोग अन्य देशों में प्रवास कर जाएं। ये है, तो आज समझ गए होंगे। उसके बाद आपको जनसंख्या परिवर्तन के घटक अगले वीडियो में बताएंगे, मतलब पार्ट 2 का इसका लाएंगे, इसका 3 पार्ट बनाएंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। तो पार्ट 1 ये वीडियो है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा पढ़ने में, क्या मज़ा आया पढ़ने में, तो वीडियो को लाइक कीजिए। मज़ा नहीं आया हो तो आपके ऊपर। और चैनल पे मतलब इसी तरह पढ़ाई आप क्लास रेगुलर क्लास होने वाला है, तो आप रेगुलर क्लास पढ़ना चाहते हो चैनल को मतलब अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पर जुड़े रहिए, ठीक। और पढ़ाई में प्लीज़ मज़ा आएगा तो हमें बताइए, ताकि हम उससे मोटिवेट होते रहते हैं। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।